सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और लास्ट वीडियो तक में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस कंप्लीट कर लिया था। सो आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। सो हम आज ही के वीडियो में डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहली बात, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब कोई भी एक चार्ज that might be plus q minus q, हर चार्ज की एक टेंडेंसी होती है अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करने की, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कैसी फील्ड होती है? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सो इन दैट केस दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के केस में इट्स रेडियली इनवर्ड्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। हर चार्ज की एक टेंडेंसी होती है अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करने की, एंड दैट इज ओनली नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है आउटवर्ड्स फील्ड क्रिएट करने की, और नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है इनवर्ड्स। This is radially inwards and this is radially outwards. अब समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से। लेट्स से ये हमारे पास अपने चार्ज है Q and this is our source charge, और इधर हमने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल ले आया। ये है हमारे पास Q नॉट एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज। फाइन, अब हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो ये हमारा सोर्स चार्ज है, एंड अभी मैंने कहा कि हर चार्ज की टेंडेंसी होती है अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करने की। सो उस फील्ड को हम कैसे फील करेंगे? उस फील्ड को हम कैसे फील करेंगे? इन दैट केस दिस टेस्ट चार्ज कम्स इनटू एक्ट। ये हमारा जो Q नॉट है टेस्ट चार्ज, उसे हमें सोर्स चार्ज के पेरिफेरी में रख के देखते हैं। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये उसकी पेरिफेरी। अब इस टेस्ट चार्ज को हम यहां रख के देखते हैं कि कहां पे इस टेस्ट चार्ज को कुछ फील हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज में कुछ ऑल्टरेशन हो रही है। फाइन, सो ये हमारे पास है Q नॉट, और हमने एज्यूम किया है ये इस सोर्स चार्ज की फील्ड एरिया है। इसके बाहर इस पेरिफेरी के बाहर इस सोर्स चार्ज की कोई भी पावर नहीं है। फाइन, सो ये जो हमारा Q नॉट है, सबसे पहले हमने उसे यहां लाया। ये Q नॉट हमने यहां लाया। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी थी, कुछ ऑल्टरेशंस हुए टेस्ट चार्ज के पार्टिकल के टेस्ट चार्ज के साथ। फाइन, फिर हमने इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहां लाया। यहां भी कुछ हुआ बिकॉज ये सोर्स चार्ज की पेरिफेरी में आती है, बट फिर हमने Q नॉट को यहां लाया, यहां लाया, यहां लाया, यहां लाया। अब इन चारों पोजीशंस पे इस टेस्ट चार्ज को कुछ भी फील नहीं हुआ। टेस्ट चार्ज को एक नॉर्मल हम एक ह्यूमन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं समझने के लिए। एक नॉर्मल इंसान है, अगर हम उसे इस सोर्स चार्ज की पेरिफेरी रेडियस में लाएंगे तब जरूर उसे कुछ ना कुछ फील होगा, बट अगर हम दूर ले जाएं सो उसे कुछ भी फील नहीं होगा। सिमिलर चीज हम करते हैं टेस्ट चार्ज के साथ। और ऐसा क्यों करते हैं? टू लेट्स से टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब टेस्ट चार्ज को हम क्यों लाते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है। एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की, उसकी कितनी इंटेंसिटी है
वो जानने के लिए हम टेस्ट चार्ज लाते हैं। टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, टेस्ट चार्ज पे कुछ इफेक्ट हुआ, बट हमने यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, टेस्ट चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सो क्या फाइनल हमारे पास, सो फाइनली हमारे पास क्या कैलकुलेशन आई? हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इस एरिया में ही सिर्फ इस सोर्स चार्ज की कुछ भी पावर है। फाइन, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो सर्कल हमने बनाया है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइन, सो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होगी डेफिनेशन? अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड एंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, नॉर्मल चार्ज भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज within which its electrical influence can be experienced by some test charge. Clear है? Clear है? Electric field is the space around an electrical charge within which its electrical influence can be experienced by a test charge. ये डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक नंबर का डेफिनेशन आता है एग्जाम में। फाइन, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में। ये हम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है। दैट इज अ रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, रेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेंज होती है एक चार्ज की। So, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कहाँ तक है। मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है, अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, या यहाँ तक है। इसे डिटरमाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इंटेंसिटी। सो अब हम इंटेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में दो बातें। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। फाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखते हैं E वेक्टर से, E वेक्टर से डिनोट कर। अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज equal to limit Q naught tends to 0 force per unit test charge particle. I'll explain it right now, but उसके पहले हम रेफरेंस के लिए ये डायग्राम बना देते हैं। This was our capital Q और ये हमारा था छोटू सा टेस्ट चार्ज। फाइन, और लेट्स से ये इस चार्ज की रेंज है। फाइन, चलो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। फाइन, अब यहां पे सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट डज Q नॉट टेंड्स टू 0 सिग्निफाई? ये जो हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है दैट इज टेंडिंग टू 0 एंड व्हाट डज दिस सिग्निफाई? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज दैट हमारा जो टेस्ट चार्ज है दैट शुड बी infinitely small as compared to the source charge. So I hope आपको आंसर क्लियर है। Q naught tends to 0 signifies that the test charge should be infinitely small as compared to the source charge so that it does not alter the field created by the source charge. Clear है?
चल लेट मी एक्सप्लेन। ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटली स्मॉल। अब ऐसा क्यों? देखो, आई टोल्ड यू हर चार्ज की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की अपने आसपास। तो ये हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्रिएट कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे भी एक बड़ा चार्ज ले आए, अगर क्यू नॉट की वैल्यू बहुत हाई हो जाए, सो ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, ये भी अपनी एक रेंज लेके आ जाएगा। सो अगर ये भी अपनी एक रेंज ले आया, सो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट विल बी ऑल्टर्ड, इसकी जो रेंज है दैट विल बी ऑल्टर्ड। अगर हम टेस्टिंग के लिए जो पार्टिकल लाए हैं वो भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले। सो टू अवॉइड दिस, Q naught should be tending to zero, and tends to zero means very very small, मतलब वो इतना स्मॉल हो कि वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही ना पाए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हमारा टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि वो कुछ कर ही ना पाए, ना इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाए, ना कुछ कर पाए, किसी भी तरह से सोर्स चार्ज को ऑल्टर ना करे। सो आई होप आपको आंसर क्लियर है। फाइन, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 क्या है? कैपिटल Q। Q2 क्या है? Q नॉट। R स्क्वायर ले लेते हैं। So E vector is equal to limit Q naught tends to 0 K Q naught by R square और ये अपना Q naught। अब हम देख सकते हैं दिस K Q by R square, ये हमारा कांस्टेंट है जिसे हम बाहर ले सकते हैं। So E vector is equal to KQ by R square limit Q naught tends to 0 Q naught by Q naught। अब ये जो हमारे पास आया लिमिट Q naught tends to 0 Q naught by Q naught, आपको एक चीज जाननी होगी, एक एग्जांपल, whenever limit x tends to 0 and here we have x by x, the answer is always 1। अगर लिमिट Q naught 0 पे टेंड कर रहा है और यहाँ हमारे पास Q naught by Q naught है, so इस पूरे इक्वेशन का आंसर 1 आएगा। So this term is 1, so neglected। So E vector is equal to KQ by R square, and this is only our electric field intensity। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ही हमें पढ़ना था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डाइपोल। ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, दैट इज डाइपोल। फाइन, डाइपोल। अब डाइपोल क्या है? आप सबको पता हो व्हाट इज डाइपोल, क्योंकि उसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, दैट इज अ सेल, एक बैटरी, दैट इज ए डाइपोल। अब उसे हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। फाइन, ये हमारे पास एक सेल होती है दैट इज बैटरी, सो दैट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर ऑब्वियसली। सो डाइपोल को हम क्या लिख सकते हैं? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a very small distance is called dipole। फाइन, और हमें जो पढ़ना है that is the ideal dipole।
हमारे सिलेबस में है आइडियल डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल इज अ सिस्टम whose constituent charges tend to infinity while the separation between them tends to zero। इसका क्या मतलब है? Q tends to infinity and L tends to Q tends to infinity and L tends to zero। A system of two charges in which the constituent charges tend to infinity while the separation between them tends to zero and this is our ideal dipole। बस इतना हमें जानना है आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन के लिए। और अब हमारा टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट इज Q into L एंड इसे हम लिखते हैं P वेक्टर। So P vector is equal to Q into L। Q is the charge, L is the separation between both the charges। Fine, clear है यहाँ तक? Clear है? Dipole moment P vector is equal to Q into L, और generally न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इसे 2L लेते हैं, वो बाद में आपको क्लियर होगा 2L क्यों लेते हैं, बट फिलहाल टू मेक द कैलकुलेशन इजियर अगर पूछा जाए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। दिस 2L इज मोर एप्रोप्रिएट। चलो क्लियर है? अब एक सवाल लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइन, ठीक है। अब बेस पे हमने एक माइनस क्यू चार्ज, इस बेस पे भी एक माइनस क्यू चार्ज, और टिप पे हमने एक प्लस 2Q का चार्ज रख दिया है। क्वेश्चन है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। P वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट। सो फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। पीक पे हमने रखा है प्लस 2Q और दोनों लोअर एंड्स पे हमने रखा है माइनस Q, और डिस्टेंस हम मान लेते हैं L L L, तीनों के बीच का सेपरेशन L L L। अब थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा सोचना है बस, एंड देयर इज नथिंग टफ इन दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, ये प्लस 2Q को हम प्लस Q और प्लस Q में तोड़ सकते हैं। प्लस 2Q है, हमने उसे दो पार्ट में तोड़ दिया। सो क्या हम प्लस 2Q की जगह यहाँ पे एक प्लस Q और यहाँ पे एक प्लस Q लिख सकते हैं? है ये टिप पे ही, बट हमने उसे एज 2 चार्जेस कंसिडर किया, 2 प्लस Q। अब ऐसा क्यों? देखो ये माइनस Q प्लस Q, ये माइनस Q प्लस Q, ये एक डाइपोल बन रहा है कि नहीं? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या ये डाइपोल बन रहा है? बिल्कुल। सो दैट इज व्हाई हमने इस चार्ज को दो पार्ट्स में तोड़ा, सो दैट हम दो डाइपोल यहाँ पे क्रिएट कर सकें। और एक बात मैं बताना भूल गया था, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज द डाइपोल मूवमेंट। फाइन, चलो फिलहाल के लिए मैं इसे रब कर रहा हूं, आई राइट अगेन, ठीक है। प्लस Q सेपरेशन L है। अब यहां पे एक डाइपोल है, यहां पे एक डाइपोल है, सो ये हमारा हम लिख सकते हैं P1 वेक्टर, पहला डाइपोल, और दूसरा ये दिस इज P2 वेक्टर, क्लियर है? ये हमारा एक सेट डाइपोल मूवमेंट, ये हमारा एक P1 वेक्टर P2 वेक्टर।
अब हमने अभी निकाला था डाइपोल मोमेंट दैट इज Q इंटू 2L। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो 2L लिखते हैं, बट अगर दिया हुआ है डेटा तब 2L मत लिख देना। यहाँ सेपरेशन L है तो हम L ही लिखेंगे। डेरिवेशन वगैरह करने के लिए हम 2L यूज करते हैं। अगर डेटा गिवन है देन 2L इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे L है तो हम L ही लिखेंगे। P1 वेक्टर इज Q इंटू L। देख रहे हो, अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड लें Q आएगा माइनस Q और प्लस Q है, Q इंटू सेपरेशन L। P2 वेक्टर देखते हैं, Q मैग्नीट्यूड लेंगे तो Q ही आएगा, Q इंटू L। दिस इज P2 वेक्टर। सो P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों सेम है, सो हम दोनों को P लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर इज इक्वल टू P। एट द एंड हमारा कैलकुलेशन आसान हो, सो हमने इसे P लेट कर लिया है। फाइन। अब हमसे पूछा गया है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। सो नेट डाइपोल मोमेंट हमें वेक्टर फॉर्म से निकालना है। वेक्टर फॉर्म क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a हमारे पास क्या है p स्क्वायर, प्लस b हमारे पास क्या है वो भी p है, दोनों सेम है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों p है, 2pp cos। बस यहीं पे मोस्ट ऑफ द लोग फंसते हैं। cos के बाद क्या एंगल? अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एंगल 60 डिग्री, कोई सोचने वाली बात नहीं है। cos 60 फाइनल आंसर। एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस pp cos 60 1/2 होता है। दिस 2 and 2 will cancel out, so हमारे पास बचा pp that is p का स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास बचा अंडर रूट 3p स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर p 3 का रूट p रूट 3। so this is our net dipole moment p रूट 3। आई होप आपको क्लियर है। P1 वेक्टर वॉज इक्वल टू P2 वेक्टर, तो हमने दोनों को P मान लिया, वरना हमें यहाँ पे P1 लिखना पड़ता, यहाँ P2 लिखना पड़ता, यहाँ P1 यहाँ P2 लिखना पड़ता। अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट ही होते, तो हमने हर जगह PP ही लिख दिया। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, सो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2PP cos 60, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो कहीं भी एंगल ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये 60 डिग्री ही फॉर्म होगा, ये 60 डिग्री ही फॉर्म होगा। फाइन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम एक और छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज चलो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सिंपल पेंडुलम। इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सिंपल पेंडुलम। आई एक्सप्लेन किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये हमने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट अभी किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे। किस चीज का डेरिवेशन? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन। दो डेरिवेशन होते हैं और एग्जाम में हर समय
मतलब श्योर है कि एक ना एक इससे पूछे जाएंगे। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल है, लेट्स से -q + q, ये हमारे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और एक्सियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डेरिवेशन, और सिमिलर डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट और ये हो गया एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब एक डाइपोल की वजह से, और एक्सियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल की वजह से। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक सवाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद सिंपल पेंडुलम। चलो, ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम, चार्ज Q, मास है m, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दे रखी है दैट इज डाउनवर्ड्स। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एक सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड होती है t = 2π √L/g इफेक्टिव। हमने क्या करना है, अगर एक पेंडुलम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में आ जाए सो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंजेस होंगे हमें वो निकालना है। लेट मी एक्सप्लेन। ये हमारा एक Q था चार्ज, ये उसकी रेंज थी। अब बस समझ लो इतना कि अगर इसकी रेंज में ये पेंडुलम आ जाता है, ऐसा होता नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ये पेंडुलम फील्ड की रेंज में नहीं आता है, फील्ड की रेंज पेंडुलम में आ जाती है, पेंडुलम के आसपास आ जाती है। सो मान लो ये एक चार्ज है, ये इसकी रेंज है, और यहाँ पे एक हमारा पेंडुलम आ गया। सो इसकी जो ऑसिलेशन की टाइम पीरियड होती है दैट इज 2π √g/L इफेक्टिव, सॉरी 2π √L/g इफेक्टिव। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फील्ड लाइंस हैं, उसकी वजह से उसके टाइम पीरियड में कुछ तो चेंजेस होंगी। तो क्या चेंजेस होगी हमें वो कैलकुलेट करना है, करते हैं। सो करना कुछ नहीं है, 2π भी सेम है, L भी सेम है, G इफेक्टिव में कुछ चेंजेस आएंगे। सो मार्क कर लेते हैं हम सारे फोर्सेस। नीचे mg, ठीक है भाई, अभी एयर में नीचे mg। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, सो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था E वेक्टर = फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और Q नोट यहाँ पे क्या दिया है, Q दे रखा है। सो हमारा जो फोर्स होगा दैट विल बी Q × E। क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स = Q × E, इस रिलेशन से लिख सकते हैं। तो नीचे एक फोर्स है mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लग रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगी दैट विल बी Q × E, बस यही करना है। तो फाइनल हमारे पास ये आ चुका है। अब हम G इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनली नीचे हमारा सिर्फ mg लग रहा था, सो अब हमारा mg इफेक्टिव क्या होगा, माइंड इट, अभी G इफेक्टिव नहीं है, कि mg इफेक्टिव क्या होगा, mg प्लस उसी के डायरेक्शन का फोर्स दैट इज QE। तो यहाँ से mg इफेक्टिव निकालेंगे, सो वी विल डिवाइड m and m, so this will be G effective is equal to G plus QE/m। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, G plus QE/m। सो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2π √L/g plus QE/m। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत, 2π √L/g plus QE/m। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल।
सब कुछ सेम है, डायग्राम सेम है, नीचे mg सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल। ये हमारा पेंडुलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फाइन। इट इज गोइंग पैरेलल टू द सिंपल पेंडुलम। अब सो इस केस में हम इसे इधर लिख सकते हैं Q कॉमा। सो इस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज Q into E, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होती है। सो ये हमारा QE। सो जो हमारा रिजल्टेंट होगा दैट विल बी दिस विल बी R रिजल्टेंट। और एंगल हम देख सकते हैं, दिस इज फॉर्मिंग 90 डिग्री। सो वेक्टर्स में हमने पढ़ रखा है, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दैट केस R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? सो R की जगह क्या होता है, mg इफेक्टिव। नीचे mg है तो हम पहले mg इफेक्टिव लेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर mg का स्क्वायर बी स्क्वायर QE का स्क्वायर। अब g इफेक्टिव है, विल डिवाइड m, सो g इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट m and m will cancel, g square plus QE by m का होल स्क्वायर। सो हमारे पास t है 2 पाई अंडर रूट l by g इफेक्टिव, सो t विल बी 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव का वैल्यू ये है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस QE बाय m होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अगर एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपल पेंडुलम में, इन दैट केस ऑसिलेशन की जो टाइम पीरियड होती है दैट इज 2 पाई अंडर रूट l बाय g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव ये है इस केस में अंडर रूट g स्क्वायर प्लस QE by m का होल स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर। और अगले वीडियो का टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा है, दैट इज द डेरिवेशन एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो।